हिसार के सतलोक आश्रम में ऑपरेशन शुरू होने से काफी पहले ही सुबह प्रेस वाले वहां जमा हुए थे। हम लोग आखिरी घेरे में थे, आश्रम से करीब 600 मीटर दूर। फिर हमने ऑपरेशन कवर करने की इजाजत मांगी, जो मिल गई। हमें कार्रवाई के बीच न आने और सुरक्षित दूरी पर रहने को कहा गया। हमने इसका पालन करते हुए आश्रम से दूर खेत में अपनी 3G यूनिट लगा दी, जो लाइव प्रसारण के काम आती है। ऑपरेशन हमें बताए गए समय से 5-10 मिनट पहले शुरू हो गया। हम अपनी 3G यूनिट के साथ करीब 500 मीटर दूर थे। एक कैमरामैन पुलिस द्वारा ले जाए जाते हुए घायलों की शूटिंग कर रहा था। हमने पुलिस के काम में जरा भी रुकावट नहीं डाली और आश्रम से दूर रहे। हम दूसरी तरफ बढ़े ताकि झड़पों की बेहतर तस्वीर ले सकें। अब भी हम पुलिस घेरे से काफी दूर थे। तभी हमने देखा कि एक दूसरे न्यूज चैनल के कैमरामैन का पुलिस पीछा कर रही है और उसे फिर बुरी तरह मारा जाने लगा। जब हमने इसका विरोध किया तो पुलिस हमसे मुखातिब हो गई और हम पर लाठियां बरसाने लगी। हम खुद को बचाने के लिए आश्रम से दूर भागे। जब हम पहले घेरे तक पहुंचे तो हमारा एक सहयोगी गायब था। फिर उसे खोजते हुए हम वहां पहुंचे और जमीन पर घसीटे जा रहे एक घायल को शूट करने लगे। ये बात पुलिस को नागवार गुजरी और वो हमारे खिलाफ हो गई। 3-4 पुलिस वाले हमारी तरफ दौड़े और हम सबको पीटने लगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस हफ्ते रामपाल ने मीडिया को काफी थका दिया। रामपाल ने समाज को भी झकझोरा होगा। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल हैं जो निश्चित ही दूसरे मुद्दों की रजाई में कहीं छिप जाएंगे। रामपाल जैसे बाबाओं का उद्गम स्थल भले ही मीडिया ना हो, लेकिन उनके प्रचार प्रसार का माध्यम तो हो ही जाता है। किसी नाटक के राजा की तरह सजे धजे ज्योतिषाचार्यों से लैस तमाम चैनल आपको पड़ोसी के घर में दही फेंक आने से लेकर पीला कुर्ता पहनकर सलाह देते मिलेंगे। यह एक कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मठ, डेरे, नेता, समाज, कॉरपोरेट और मीडिया सब शामिल हैं। मीडिया से ही जुड़ा एक और सवाल है और वो है पुलिस का मीडिया पर हमला। कोई पहली बार नहीं हुआ, आखिरी बार के लिए भी नहीं हुआ। इस बार पत्रकारों पर हमला हुआ तो राजनीतिक कारणों से कई लोग सोशल मीडिया पर जायज भी ठहराने लगे। ऐसे लोग तय नहीं कर पाते हैं कि लोकतंत्र में जरूरी क्या है, उनकी अपनी भड़ास या किसी माध्यम की स्वतंत्रता। राजनीतिक कारण ही था कि रॉबर्ट वाड्रा की एक हरकत भर से समाज का एक बड़ा हिस्सा सक्रिय हो गया। यह वही हिस्सा मीडिया की आजादी की कस्में खाने लगा जो मीडिया के आजाद स्पेस के सिकुड़ने की चर्चाओं पर चुप रहता है। हम और आप अपने अपने हिसाब से घटना चुनते हैं और इसके हिसाब से मीडिया की आजादी को लेकर दुख प्रकट करते हैं। हिसार में जो हुआ वो पहले की घटनाओं की तरह सामान्य नहीं है, लेकिन हमारा रवैया बिल्कुल खाना पूर्ति वाला है। बिना कारण पुलिस ने पत्रकारों की पिटाई शुरू कर दी, पीछे मुड़कर उन्हें दौड़ाने लग गई, कैमरे छीन लिए और खेतों में ले जाकर मारा भी। यह वही पुलिस है जो पत्रकारों से फुर्सत पाती है तो बनारस में छात्र संघ के चुनाव की मांग कर रहे इस छात्र को इस कदर पीटने लगती है कि वो गिरा हुआ है और बाकी बारी बारी से आते हैं और पीटते चले जाते हैं। क्या इस देश में धरना देना भी गुनाह है और कोई दे रहा है तो उससे निपटने का यही अंतिम और सख्त तरीका बच गया है। दरअसल पुलिस की अब प्रवृत्ति इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम सहनशील होते जा रहे हैं। हम अपनी अपनी निष्ठाओं के हिसाब से शासक वर्ग को छूट देते हैं कि उसने ऐसा किया तो ठीक किया। बाद में यही छूट सरकारों की आदत में बदल जाती है। जो समाज अपने छात्रों, किसानों पर होने वाले लाठी चार्ज को लेकर बेचैन नहीं होता, वो अगर मीडिया पर लाठी बंदूक चल जाने से खामोश है तो उसमें उसके इस निरंतरता की तारीफ की जानी चाहिए। कम से कम वो दोहरेपन का शिकार तो नहीं है। सवाल है कि मीडिया के लिए कोई स्पेस बचा है या नहीं। यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आम लोगों के लिए मीडिया में कोई स्पेस बचा है या नहीं। बहस होनी चाहिए। जन दबाव से जब सरकारें बदल सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, तो मीडिया का यह स्पेस क्यों नहीं बदल सकता। हमेशा यह सवाल किसी एक पत्रकार या संपादक का क्यों बनकर रह जाता, या लोगों के लिए सवाल क्यों नहीं बनता कि मीडिया का स्पेस कितना आजाद है। कई पत्रकार घायल हो गए। यह भी सही है कि मीडिया भी इन सवालों को लेकर उतना निर्भीक नहीं है। इसके भीतर पैदा होने वाले सवालों को
इसी तरह से वो चुप करा जाता है। कई बार तो पत्रकार अपने ही पेशेवर जगत में इंसाफ के लिए लड़ता हुआ अनसुना रह जाता है। हिंसा की घटना में तमाम चैनलों के पत्रकार घायल हुए, एनडीटीवी के रिपोर्टर, कैमरामैन, इंजीनियर घायल हुए हैं। लाइव इंडिया के पत्रकार विकास चंद्रा की जान जाते जाते बची। विकास के भी हिसार में बुरी तरह पिटाई हो गई और पिटाई के बाद उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया, लेकिन एम्बुलेंस ने थोड़ी दूर के बाद बीच सड़क पर ही उतार दिया। अस्पताल तक लेकर भी नहीं गई एम्बुलेंस की गाड़ी। बाद में विकास ने अपने ओबी वैन के इंजीनियर को बुलाया, फोन किया, उसके दफ्तर के लोगों ने हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद विकास को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में लाया गया, जहां उसे 2 दिनों तक आईसीयू में रखा गया। सर में चोट लगने के कारण रक्त का थक्का जम गया, शरीर में कई जगह पर चोट आई है। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे अब ठीक हैं। सिद्धार्थ और मुकेश को भी काफी चोट लगी है। मुकेश सिंगर को तो जरा भी भनक नहीं थी कि यह होने वाला है। पुलिस महकमे को लंबे समय से वो कवर करते रहे हैं, सिद्धार्थ और मुकेश दोनों ही। सिद्धार्थ तो उस दिन खुद को संभाल नहीं पाया, उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती होना पड़ा। हमारे 3G इंजीनियर अशोक मंडल को भी एम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अशोक के चेहरे पर इतना मारा है, कान पर इतने जोर से मारे हैं कि कान में रक्त जम गया है। अश्विनी मेहरा, सचिन गुप्ता, फहाद तला, ये तीनों कैमरामैन इस घटना में चोट खा चुके हैं। मुकेश सिंह सेंगर को भी काफी चोट लगी। ये सभी आज हमारे साथ स्टूडियो में है। हम आज बात करेंगे प्राइम टाइम में। इससे पहले कि सब कुछ भुला दिया जाए, आपको परिचय करा दें। सिद्धार्थ पांडे हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर, नेशनल अफेयर्स। जब स्टूडियो में आए तो सिद्धार्थ ने कहा कि प्राइम टाइम में आने के लिए क्या पुलिस से पिटना पड़ेगा। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, आप इनको देखते ही होंगे। सचिन गुप्ता, फहाद तला हमारे साथ हैं। फिर अश्विन मेहरा उस जैकेट में, हाफ जैकेट में हैं, और सचिन है उधर बैठे हैं, और अशोक मंडल साहब, 3G इंजीनियर साहब, अशोक मंडल साहब वहां बैठे हैं। आप सचिन गुप्ता, ब्राउन, ये जो हरे रंग का जैकेट है, ठीक है। दर्शकों को आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मुकेश, मैं अब जानना चाहता हूं कि उस वक्त तो पुलिस ने काफी संवेदनहीनता दिखाई, बाद में कहा कि जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आपको अंदाजा था कि वो पुलिस जिसको आप ठीक ठाक कवर करते रहे, आपका अनुभव है, आप ही लोगों को पीटेगी? क्या आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया जिससे पुलिस को ये काम करना पड़ा हो? देखिए, जो पूरा शूट था, कवरेज था, पिछले 10 सालों के इतिहास में मेरा जो मैंने रिपोर्टिंग की है, सबसे बुरा अनुभव रहा। क्योंकि जब हम लोग अंदर गए थे तो पुलिस ने जो सतलुज आश्रम है उससे करीब 2 किलोमीटर दूर एक बैरिकेड लगाया हुआ था, और उस बैरिकेड से हमको अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने हरियाणा के डीजीपी से बात की। उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाइए। और अंदर से एक एसपी साहब आए, उन्होंने बोला कितने पत्रकार हैं, तो हम लोगों ने उनको एक लिस्ट दी जिसमें 86 जर्नलिस्ट थे। अच्छा। बोले ठीक है सर, आइए, आप अपना ख्याल रखिए, अंदर गोली चल सकती है, आप थोड़ा दूर रहिए। उसके बाद हम जैसे ही अंदर पहुंचे, वो करीब 12 बजे का वक्त होगा, और अंदर पहुंचते हमने देखा कि फायरिंग शुरू हो गई है। अंदर से जो है आंसू से गोले चल रहे हैं, ये सब चल रहा था। तो हमने फिर वहां से करीब 600 मीटर दूर, जहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उससे करीब 600 मीटर दूर हम लोग खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए और हमारा लाइव शुरू हुआ, उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि मेरे राइट साइड में एक पत्रकार को पुलिस पीट रही है। तो मैंने सोचा कि शायद कोई इनका झगड़ा हो गया होगा पुलिस वालों से। फिर मैंने देखा कि लेफ्ट में एक पत्रकार साहब को पुलिस 4-5 पुलिस वाले एक साथ पीट रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या बात होगी, अचानक राइट में और लेफ्ट में पत्रकार पीटे जा रहे हैं। तब तक मैंने देखा कि मेरे पीछे से 3-4 पुलिस वाले डंडा लेकर आ गए। उन्होंने सबसे पहले जो अशोक थे उनको मारा, मेरे 3G के 2 टुकड़े हो गए, जिससे हम लाइव करते हैं। तो इक्विपमेंट पे मारा अशोक? जी इक्विपमेंट पे मारा? जी सर, इक्विपमेंट पे डंडे मारे, उठा के फिर 2-3 बार पटके जमीन पे। और फिर आपको भी मारने लगे? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे को भी मारने लगे। पीछे से 3-4 डंडे मारे, बहुत, दोनों हाथ से डंडे लगा रहे थे सर, इस तरह से। तो अभी आपके कान की क्या स्थिति है? कान की स्थिति सर यही है, जो मैं आज डॉक्टर के पास गया था, दिखाया हूँ। उन्होंने बोले हैं जो फिर एक डॉक्टर के पास भेजने के लिए कल के लिए बोले हैं, जो कल वहाँ पे जाके आप दिखाइए, चेकअप करिए। दर्द है सर, बिल्कुल सर, मैं सही से सुन भी नहीं पा रहा हूँ और तेज दर्द है बहुत। सिद्धार्थ, आप कहाँ थे जब आप भी क्या इसी तरह से, जैसे मुकेश ने अभी कहा कि अचानक मैंने देखा कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ लाठियां चल रही हैं, अशोक का 3G इक्विपमेंट? रविश, हम इनफैक्ट ऐसी जगह पे थे, जैसे मुकेश ने बताया कि हम 600 मीटर दूर पे थे। उसके बाद हमने कहा कि अगर थोड़ा और पास उस जगह तक जा सकते हैं जहाँ से हम लाइन ऑफ साइट, मतलब एक सीधे देख सकते हैं। पुलिस हमें खुद एस्कॉर्ट लेके गई वहाँ पर, कहा कि हमें सिर्फ एक ही डर है कि आप लोग की सुरक्षा एंड सेफ्टी।
एनडीटीवी सबसे पीछे रुका हुआ था। मैंने सबको कहा था, अशोक मंडल को भी बोला था कि हम सिर्फ साइड में रहेंगे, क्योंकि ताकि हम पुलिस में भी बाधा नहीं आए और वहाँ से हम भी सुरक्षित रहेंगे। यही हुआ। और हमने जब देखा कि हमारे एक और चैनल के पत्रकार को जब उनकी पिटाई हो रही थी, हमने जब ये देखा, हमने फिर पुलिस की तरफ उनको बोला कि क्या कर रहे हैं, आपत्ति जब उठाई, हमने शूट करना चाहा तो हमारी किसी ऑफिसर से आपने कहा या वही लोग उन्हीं से कहा जो लाठियां चला रहे? ऑफिसर थे ही नहीं वहां पर। और जब हमने पुलिस को बोला कि आप क्या कर रहे हैं, हमने जब शूट करने की कोशिश की तो हमारी पिटाई शुरू की, हमारे कैमरे को तोड़ा गया। और करीबन 3 ऐसे मौके थे जब 3 बार हमारी पिटाई हुई, कुटाई हुई पुलिस के द्वारा। तो आपका हाथ अब ठीक है, मतलब इसमें प्लास्टर लगा है या ज्यादा इसमें गंभीर चोट आई? मैं इनफैक्ट जब से लगा मैं हाथ ऊपर नहीं उठा सकता, मसल में जो है टिश्यू डैमेज है। और एम्स के डॉक्टर ने यही कहा कि अगर इसमें नहीं लगाया जाए और कुछ वक्त तक नहीं रखा जाए तो लाइफ लॉन्ग मसल जो है स्ट्रांग नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम एंड दिक्कतें आएंगी। फिर हमें तो हमारे हाथ पैर बहुत जरूरी होते हैं जर्नलिस्ट को, क्योंकि और लाठी से आपको भी पुलिस ने उसी लाठी से मारा? एकदम। हमारे साथ सचिन, फहद, आप किसके साथ थे कैमरे के साथ? मैं सिद्धार्थ के साथ था और हम दोनों, जैसे कि बताया सिद्धार्थ ने, लाइन से बहुत पीछे थे पुलिस के। हाँ। और हमने देखा कि कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था पुलिस का और समर्थकों का। हाँ। और अचानक से देखा कि पीछे कुछ पुलिस दौड़ के आ रहे और आगे जो हमसे आगे जर्नलिस्ट थे, हाँ। उनको पीटना शुरू कर दिया और बहुत तरीके से पीट रहे थे, बहुत जबरदस्त मार रहे थे उनको, उनके लाइव व्यू को फोड़ रहे थे, कैमरे को नोचने की कोशिश कर रहे थे। तो हम उनको शूट करने लगे और कोशिश करने लगे कि हम उनके पास पहुंचे ये शूट करने के लिए। फिर वो हमारी तरफ भी दौड़ने लगे अचानक से और हमें आके मना करने लगे कि आप मत शूट करो और जाओ यहाँ से, भागो। फिर उतने देर में फिर और आगे हम थोड़ा बढ़े कि ठीक है हम थोड़े आगे चले जाएंगे अपने सेफ डिस्टेंस पे, काम तो हमारा है, हमें शूट तो करना ही है ये। तो हम शूट करने के लिए आगे चले गए और फिर वहां हमें फिर पकड़ लिया गया और फिर वहां से भी हमें खदेड़ने लगे। तीसरी जगह हम गए, वहां पे हमें एक और पुलिस वाले ने पकड़ लिया। और आप तो इतनी सारी घटनाओं को आपने कवर किया होगा जिसमें पुलिस के साथ अफरा तफरी हुई होगी, कभी इस तरह से आप फंसे हैं क्या? कभी ऐसा लग रहा था कि वही पुलिस का व्यवहार उस घटना से पहले के दिनों में कैसा था आपके साथ? मित्रता पूर्वक था आप लोगों के साथ या पहले भी उसी तरह का था कि चलो जाओ यहाँ से, ये क्यों आ गए हैं यहाँ पे कवर करने के लिए? बिल्कुल मित्रता पूर्वक था, क्योंकि हम 5 दिन से वहीं थे और उनके आश्वासन पे कि आपकी सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ रहिएगा, इससे आगे नहीं बढ़िएगा। उनका आश्वासन था? जी बिल्कुल जी। लेकिन जिन्होंने आश्वासन दिया उन्होंने ही हमें पकड़ के पीटा, तो ये बहुत बुरा लगा। सचिन, आपका कैमरा टूटा या आप तब भी जब लाठियां चल रही थी आप शूट करते ही रहे उस वक्त? आप पीटते भी रहे? जी। मेरे कैमरे से लाइव जा रहा था। हाँ। 3G से अटैच था। हाँ। तो जैसे ही चल रहा था, मैं अपना कंसंट्रेशन मेरा सामने था कि गोलियां चल रही हैं और वो आंसू गैस के बॉम्ब गिर रहे हैं। हाँ। तो टोटली मैं वहीं फोकस था। अचानक किसी ने पीछे से आके लाठी मारी मुझे। तो जैसे मैंने टर्न किया तो जब देखा कि बहुत ढेर सारे पुलिस वाले हैं और पीछे मुकेश जी और ये अशोक, बहुत सारे, मतलब क्या 150 पुलिस वालों से घिर गए थे क्या? 10-12 के आसपास तो थे वहां पर। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्यों मार रहे हो आप? तो उन्होंने बस गालियां दे रहे थे और बस कैमरा। मुकेश, आप तो वहां पे 10-12 दिनों से थे, तो आप मतलब किसी को होते इतने दिनों से कवर करते करते एक संबंध बन जाते हैं पुलिस अफसरों से, या जो सिक्योरिटी और कमांडेंट लेवल के स्तर होते हैं, डीएसपी के अफसर होते हैं, दरोगा होते हैं। उस वक्त आपको कोई नजर नहीं आया कि किसी से आप जाके कहें कि ये क्या हो रहा है? और काफी दूर तक पुलिस लेकर, कुछ तस्वीरों में मैंने देखा कि खेतों में भी पुलिस दौड़ाकर पत्रकारों को मार रही है। देखिए रवि जी, वहाँ पर करीब 2 किलोमीटर के दायरे में करीब 10,000 पुलिस वाले थे और उसमें सब लोग हेलमेट पहने हुए थे। तो जो अधिकारी थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे कौन कहाँ पर है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल एकदम अचानक बचा। और इसमें खास बात ये भी है कि मैंने ये देखा कि एक साथ लोगों को मारना शुरू किया। इसका मतलब कहीं से उनको ऑर्डर आया था कि मीडिया वालों को टारगेट करना है, तो अचानक सबको मारना शुरू किया। और मैंने ये देखा कि पहले एक डंडा किसी ने मारा, आगे बढ़े तो दूसरा पुलिस वाला मार रहा है और लगा लाइन से पुलिस वाले खड़े हुए थे जो कि लगातार लोगों को मारते जा रहे थे। पहले एक डंडा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। पर मैंने देखा कि आज तक के एक बहुत सीनियर कैमरा पर्सन है, उनके 4-5 डंडे लग गए, उनके हाथ में, और वो डंडे जोर जोर से चलाए मार रहे थे, प्लास्टिक के डंडे थे, बहुत जोर से मार रहे थे। तो आज तक के सीनियर कैमरा पर्सन है, उनको जब 4-5 डंडे लग गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो लाइन से हजारों पुलिस वाले खड़े हैं, अगर एक मारेंगे तो पता नहीं कितने डंडे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहाना बनाया कि मुझे बाबा ने मारा, मुझे बचा लो, बाबा ने मारा, मुझे बचा लो, भाई साहब बचा लो आप। तो पुलिस वालों ने कहा कि बाबा ने मारा होगा, इसको आगे निकाल देते हैं। तो फिर उनको निकाला नहीं, तो वो डंडे पता नहीं डंडे कितने खाते वो। तो बेसिकली लाइन से हजारों की संख्या में पुलिस वाले खड़े थे और पता नहीं किसका आदेश आया कि अचानक उन्होंने एक साथ सबको टारगेट किया। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने बाहर देखा कि जो हमारी गाड़ियां
बैरिकेड से करीब 2 किलोमीटर बाहर खड़ी थी, उन गाड़ियों को भी डंडे मार रहे हैं वो जब हम बाहर निकले। तो फिर उसके बाद भी हम आगे भागे और किसी तरह आगे जाकर एक वहां पर एक ऑफिस था रियल एस्टेट का, वहां पर एक बड़े सज्जन इंसान मिले हम लोगों को। उन्होंने हमारी पट्टियां की, डॉक्टर बुलाया और सबके दवा कराई, हमको नाश्ता कराया और फिर उसके बाद हम आगे उसमें आए। तो अश्विन, आप कहाँ थे कैमरा लेकर उस वक्त जब ये घटना हुई? वहीं पे थे। जैसे पुलिस ने बोला कि आप लोग, आप सबका एक दूसरे से संपर्क संबंध टूट गया, मतलब सब? हाँ। जैसे हम लोग वहां से निकले, हाँ। एक पुलिस वाला था जो जैसे उनकी RAF अंदर चलना शुरू हुई, उन लोगों ने बोला कि मीडिया वाले एक लेन में चलेंगे, सिक्योरिटी एक लेन में सीधा चलेगी। हम लोग वैसे चलना शुरू हो गए। जैसे आगे पहुंचे, पहले शॉट्स लेके मैंने कोशिश करी कि हम भागे। मैं राजीव रंजन जी के साथ था। जैसे 1-2 मिनट का मैं वॉक थ्रू करा और भागे पीछे, आगे देखा कि 3-4 वाले पुलिस वाले आगे डंडे लेके, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो क्या गालियां भी दे रहे थे? आपने कहा नहीं कि क्यों लाठी मार? सारी गालियों की तो कोई एंड ही नहीं था उनका, जिस तरह से वो गालियां दे रहे थे। और हमने अपने बैग टांगे हुए थे पीठ पे, जिसपे पानी की बोतल, हमें पता था कि हम सुबह जा रहे हैं और शाम को वापस आएंगे, तो उसपे कुछ खाने का सामान था। टांगों पे भी मारा उन्होंने, पीठ पे भी मारा। पीठ हमारी बच गई कि हमारे बैग में सामान था, इस वजह से। सिद्धार्थ, मैं ये बात जाना था, निश्चित रूप से घर वाले काफ़ी परेशान हुए होंगे और दोस्त भी कि भाई तुम क्यों जा रहे हो जान देने के लिए, लेकिन जब आप पिट रहे थे तब मैं सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख रहा था, तो उसमें कई लोग इस तरह से खुश भी हो रहे थे कि अच्छा हुआ, इस मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, अच्छा हुआ इनकी पिटाई हुई है, तो ये अब सीखेंगे। इस बात का मैं जानबूझ के जिक्र करना चाहता हूं कि ऐसी प्रवृत्तियां अब हैं कि जिसमें लोगों को इसमें मज़ा भी आता है। मज़ा आता है लोगों को, क्योंकि बट चौथा स्तंभ है हम, और अगर हमारा यही हाल होगा तो हम बाकी चीज़ क्या दिखाएंगे, सच्चाई क्या दिखाएंगे? जहाँ तक, और अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज़ एक्सीड की हो हमारी, आप जो विजुअल्स जो हैं, जो पिक्चर्स हैं, देख लीजिए। हमेशा पिक्चर्स में हमारा कैमरा पुलिस से बहुत पीछे रहा। जो सेफ्टी लाइन हमें कहा गया था वहीं पर हम लोग थे। DGP ने हमें खुद आश्वासन दिया, परमिशन दिया कि आप लोग आइए, यहाँ कवर कीजिए, लेकिन हमारी पुलिस लाइन के पीछे रहिए। हमारे जितनी भी तस्वीरें, हम पुलिस से हमेशा पीछे हैं। हम सड़क पे भी नहीं है ताकि यातायात जो पुलिस का है, इमरजेंसी व्हीकल्स का, उस पर कोई बाधाएं आए। हमारी सिर्फ गलती ये थी कि हमने जो बाकी हमारे साथी जब पिट रहे थे उनके हमने तस्वीर बनाने की कोशिश की। हमने जब लोगों को रोका, पुलिस वालों को रोका, उनसे कहा कि मत पीटे, तो हमारी पिटाई भी शुरू हो गई। ना केवल हमारी पिटाई हुई, बट खासतौर से हमारे कैमरे जो है, सचिन का तो कैमरा ही पुलिस ले गई है, वो अब हरियाणा पुलिस की संपत्ति शायद हो गई है, क्योंकि उसके अंदर वो चित्र हैं जिससे शायद दर्शा सकते हैं कि कौन वो पुलिस वाले थे। कानूनी तौर से हर पुलिस आदमी ऑफिसर के पास, कांस्टेबल के पास एक नेम टैग होना चाहिए जिसका नाम होता है। अधिकतर लोगों के पास नेम टैग नहीं थे। क्यों? क्योंकि ताकि उनका नाम हम नहीं पता लगा सकें, ताकि बाद में उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकें। हमारे साथ विनीत हैं, भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के। विनीत, माफी चाहूंगा आपका पहले परिचय कराना मैं भूल गया। विनीत, इस पूरे घटनाक्रम को आपने सबकी बातों को सुना, क्या आप भी उसी सिनिसिज्म से, नकारात्मकवाद से इसको देख के राहत महसूस करते हैं कि अच्छा हुआ इनकी पिटाई हुई, या आपको ये लगता है कि ये एक ऐसी एक घटना है जैसे पहले भी कई बार हो चुकी है, इसे ज्यादा बड़े सवाल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि अब सब ठीक हो गया है, रामपाल गिरफ्तार हो चुका है और हरियाणा सरकार कामयाब हो चुकी है? नहीं रवि, सबसे पहले तो ये कि ये पत्रकार होने के पहले देश के नागरिक हैं, और कोई भी देश का नागरिक किसी को भी इस तरह बर्बर तरीके से पीटा जाएगा तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, और इसमें खुश होने जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं 2 बातें इसमें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये सारी चीज़ें ऐसे हाई टाइम में हुई है जबकि जन जन जर्नलिस्ट योजना चल रही है देश में रवीश। मतलब ये कि अगर आपको कहीं गंदगी दिखाई दे रही है, कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो सब टोल फ्री और व्हाट्सएप पर आप सारी तस्वीर लगा सकते हैं, और हमारे प्रधान सेवक से लेकर उनके सारे जो लोग हैं, मशीनरी जो है वो ठीक करेगी। यानी देश के एक एक नागरिक को पत्रकारिता करने की बात कही जा रही है, और जब पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहा है तो उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और जितने बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं विज्ञापनों की शक्ल में, उसका एक काला चेहरा हम सबके सामने आ रहा है।